आप एक ड्रॉपर हो, बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर। अब लोग बहुत पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सोर्सेज हैं, ऑनलाइन सोर्स है, ऑफलाइन सोर्स है, टेलीग्राम है, कहाँ कहाँ से चीज़ें निकाल के पढ़ रहे हैं वो लोग। Hi guys, my name is Shreya Tripathi and I'm MBBS first year student in MVSMC बस्ती। तो 2023 में ना मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था अलॉन्ग विद BAMS फॉर 2024 नीट। बट ना मैं 2.5 महीने कॉलेज गई थी और उसके बाद से फिर मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद मैंने एक प्रॉपर ड्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, जिसकी वजह से मैं नीट 2024 में 663 मार्क्स आए थे। तो देखो, मैं ना हमेशा एक अर्ली बर्ड थी, दैट मीन्स मैं सुबह उठती थी, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसे माना जाता है कि सुबह उठने के टाइम ना माइंड बहुत एक्टिव रहता है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो मैं हमेशा से ही सुबह उठती थी। सुबह उठने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम था वो था टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट में क्या होता है ना कि आप वो चीज़ें लिखते हो जो आपको उस दिन करनी है, और आप ना रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाते हो। दैट मीन्स उतना ही लिखो जितना आप फॉलो कर पाओ। ज़्यादा लिखोगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड में जब आप उसको कट करते हो, दिन के एंड में जब आप उसको कट करते हो, तो फिर आपको बहुत डिमोटिवेशन आती है कि यार मैं इतना भी नहीं कर पाई। तो इसलिए रियलिस्टिक बनाना, उतना ही बनाना जितना आप कर सको। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह उठती थी, तो सुबह आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है। बट अगर आप रात में पढ़ने वाले हो, आपको रात में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप रात में पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं सुबह उठी तो मेरा माइंड बहुत फ्रेश है, मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो उस टाइम पे मैं फिजिक्स उठाती थी। मेरा ये था कि मेरे को सुबह फिजिक्स करनी है ताकि मुझे अच्छे से चीज़ें क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, मैं कोई और गलती ना करूँ उसमें। उसके बाद से जो आता है ना नोट मेकिंग, देखो हमेशा अपने नोट्स बनाने चाहिए। किसी के नोट से पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप जब अपने आप से नोट्स लिखते हो ना, तो आप उसको अपने तरीके से लिखते हो। आप हिंदी में लिख सकते हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, आप अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो। आपको डायग्राम्स के थ्रू समझ आ रहा है, आप डायग्राम्स के थ्रू लिखो। आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। दूसरों के नोट्स को समझना इतना मुश्किल होता है, दूसरों के नोट्स से ना आपको क्लैरिटी नहीं आएगी जितने अपने नोट्स से आती है। अब देखो, नोट्स की बात आई तो नोट्स बनाने का एक तरीका होता है ना, उसको आप अपने स्टाइल में बनाते हो। जैसे मैं क्या करती थी, मैं उसको इंग्लिश में बनाती थी, और साथ ही में उसमें अलग अलग डायग्राम्स का यूज़ करो। जो मेन पॉइंटर्स है उसको अलग कलर से कर दिया, जो स्पेशल पॉइंटर्स हैं उनको अलग कलर से कर दिया, जो ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बार बार भूल जा रही हूँ उसको मार्क कर दिया। अब जो फिज़िक्स में मुझे सबसे हेल्प करा वो था शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। शॉर्ट नोट्स में हम क्या करते हैं ना कि एक पूरी की पूरी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, एंड मैंने उसमें क्या ऐड किया था, अपनी गलतियाँ। जैसे एक A4 साइज़ शीट लेनी होती है, उसमें आपने फॉर्मूलाज लिख लिए। मैंने 2-4 क्वेश्चंस ऐसे लिख लिए थे जो मैं बार बार गलत करती थी, और फिर आप उसको ना बार बार रिवाइज करते हो, तो धीरे धीरे आपको वो अच्छे से बिल्कुल रट जाता है। जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो हर एक टॉपिक के बाद 3 से 4 लाइन का स्पेस छोड़ दिया करना, ताकि जब आप वापस से रिवाइज कर रहे हो, आपको कुछ ऐड करना हो, तो आप उसमें आराम से ऐड कर सको, बहुत ज़्यादा खिचपिच ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचपिच होगी ना, फिर आपको वो पढ़ने का मन नहीं करेगा बिल्कुल। अब अगर पढ़ रहे हो तो डाउट्स तो आएंगे ही, बहुत ऑब्वियस सी बात है ये, तो डाउट्स क्लियर भी करना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो अपने डाउट्स आप जाके क्लियर कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में हो तो आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में आप कभी करते थे या फिर आपके स्कूल के टीचर्स से आप डाउट पूछ सकते हो, है ना। ऑनलाइन कोचिंग में हो तो बहुत सारे डाउट पोर्टल्स भी होते हैं आपकी कोचिंग के साइट पर, आप वहाँ पर डाउट्स डाल दो, या फिर तो गूगल पर आजकल बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, आप वहाँ से डाउट क्लियर कर लो। पर डाउट्स पूछने हैं, कभी भी डाउट पूछने से ना हिचकना नहीं चाहिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैंने फिजिक्स के लिए तो आपको बताया है कि शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल थे। मैं शॉर्ट नोट्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करती थी, और उससे ना मुझे फॉर्मूलाज याद हो गए, प्लस प्रैक्टिस। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जितने ज़्यादा एक फॉर्मूला पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको वो फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बस जाता है, आपको रटना नहीं पड़ता। वो ऐसा रहेगा कि हाँ यार, ये फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में मैंने लगाया था, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत क्लैरिटी मिलती है इससे, आपको ना आराम से हो जाएंगे। फिर मल्टीपल क्वेश्चन करने से ना फिजिक्स में मज़ा आने लगता है। धीरे धीरे आपसे जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे ना, तो आपको वो जो चीज़ पसंद नहीं थी वही चीज़ सबसे अच्छी लगने लग जाती है। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट रहता है रीडिंग। रीड योर NCERT, है ना। जितना आप NCERT रीड करोगे उतना अच्छे से आपको वो चीज़ समझ आएगी। और इनऑर्गेनिक का रटिफिकेशन बहुत है, मतलब कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट नहीं है, बट इतने एक्सेप्शंस रहते हैं कि आपको वो तो याद ही करना पड़ेगा। तो उसको मल्टी टाइम्स रीड करो, याद करो, रीड करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बार बार भूल जाता है इंसान, तो उसको आपको बहुत बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में ना मैंने तो एक ऐसे उसके लिए भी फॉर्मूला शीट बना ली थी, अलग अलग फॉर्मूलाज लिख लिए थे, अलग अलग रिएक्शंस लिख लिए थे, उस पर क्वेश्चंस लिख लिए थे, उसको मैं बार बार रिवाइज करती थी। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी फिजिक्स जैसी है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो और अच्छा लगेगा, और क्लैरिटी आएगी, और अच्छे से क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। अरे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे नहीं होते हैं आपसे क्वेश्चन, पहले तो
बट धीरे 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 आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, और फिर जब बनने लग जाते हैं ना, फिर वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लग जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी तो रीड कर सकते हो, बट मेरा क्या था कि मैंने ना उसके लिए जैसे लेक्चर्स देखे, उसके बाद से फिर उसके लिए आपको रिएक्शन शीट्स बना ली। मतलब क्या है कि रिएक्शन लिख लिए, उनके रिएजेंट लिख लिए, उनके एग्जाम्पल लिख लिए, उनके बारे में 2-4 स्पेशल फीचर्स लिख लिए। ये लिखने से आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन पे आते हैं, तो नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। जिन जिनके मैकेनिज्म्स गिवन होते हैं उन मैकेनिज्म्स को अच्छे से कर लेना चाहिए। तो मेरे लिए तो नोट्स मेरे बहुत थे, है ना, और साथ में ये जो मेरी रिएक्शन शीट थी ये बहुत थी। आप चाहो तो एनसीईआरटी बिल्कुल रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बायो के लिए तो एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रीड करना है। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए उसमें। एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स में जो लिखे हुए हैं चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है ना, डायग्राम की जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की मार्किंग इंपॉर्टेंट है। अब तो क्या हुआ, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है वो तक आ गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, ईयर्स इंपॉर्टेंट है। तो बायो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब एक एक लाइन आपको आनी चाहिए। ऐसे रीड करो ना बायो कि आपको एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दिमाग में रख के चलना है। तो एक लाइन को इतने अच्छे से पढ़ना है ना, और सोचो क्या इस लाइन से क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको बायो रीड नहीं करना, सिर्फ समझनी है उसको, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। अब आता है मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस के बिना क्या ही हो पाएगा। जितना हो सके उतने सारे मॉक टेस्ट दो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दो, अपनी गलतियाँ देखो, एनालाइज करो, है ना। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद से उस पर 2-3 घंटा लगाओ कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। उसके बाद से फिर अपनी गलतियों पे काम करो। इसको हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं और फिर उसके बाद से बहुत अच्छे से उसकी एनालिसिस करनी है। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रोज़ पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, कल बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, परसों फिर 2 घंटा पढ़ लिए, ऐसे नहीं करना होता। आप एक ड्रॉपर हो, बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। कॉन्फिडेंट क्यों? आपको ये सोच के चलना है कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पहले ही डर जाओगे ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सोच के चलो कि मेरे 720 आ सकते हैं। अपने आप से अपने नंबर कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फुल का टारगेट लेके चलो, अच्छे नंबर आएंगे। कॉन्फिडेंट रहो। कंसिस्टेंट क्यों? कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, आप लोगों से बहुत पीछे हो जाओगे। अब लोग बहुत पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सोर्सेज हैं, ऑनलाइन सोर्स है, ऑफलाइन सोर्स है, टेलीग्राम है, कहाँ कहाँ से चीज़ें निकाल के पढ़ रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प की होंगी। जो जो कहा गया उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मेहनत करनी है। ये ईयर आपका है, ये सोच के चलना है। ओके, सो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।